सो भाई और सेकंड पाइल बैग और आज आपके लिए मैं सोलो लेवलिंग का 13th एपिसोड लेकर आ चुका हूँ। जैसा कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा जिन्हों ने एंड किंग को हरा दिया। अब देखते हैं इस एपिसोड में आगे क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में सभी कोरियन हंटर शाह को कैसे ठीक किया जाए ये सोच रहे हैं। तो जिन्हों यहाँ पर कहता है कैमरामैन से कि अपना कैमरा बंद कर दे। तो पूछते हैं क्यों। जिन्हों बोलता है कि बेटा बंद कर दे नहीं तो मैं तेरा कैमरा ही तोड़ दूंगा। तो बंद कर देता है। उसके बाद में टस्क वहां पर आता है, हंटर चा को उठाकर बींगो के बगल में रख देता है। अब हंटर भैया यहाँ पर पूछता है कि तुम आखिर बींगो की बॉडी के साथ क्या कर रहे हो। तो जिन्हों उसे बताता है कि हमारे पास अभी समय कम है तो बात कम करो। और उसके बाद में बींगो के ऊपर वो शैडो एक्सट्रैक्शन यूज कर देता है। इसके बाद में बींगो भी एक शैडो सोल्जर बन जाता है। शैडो सोल्जर बनने के बाद तुरंत ही वो हंटर चा के बाद चले जाता है उनको हील करने के लिए और उनको हील कर देता है। जिन्हों हंटर भैया को बताता है कि बींगो के शैडो सोल्जर बनने के बाद भी जिन्हों ने उसको ऑर्डर भी नहीं दिया, लेकिन तुरंत ही वो उस पर्सन के पास चले गए जिसको हीलिंग की जरूरत है। इससे पता चलता है कि बींगो शैडो सोल्जर बनने से पहले कैसा काइंड हार्टेड पर्सन था। कोरिया हंटर भी ये समझ चुके हैं जिन्हों ने अपनी पावर्स को पूरी दुनिया में क्यों नहीं दी। एक ऐसी पावर जो कि मरे लोगों को फिर से जिंदा कर सकती है। मतलब कि जिन्होंने इतने लोगों से लड़ेगा, इतने ज्यादा पावरफुल अपोनेंट को हराएगा और ज्यादा पावरफुल होता जाएगा। तो ऐसी एबिलिटी कौन सभी को दिखाना चाहेगा। और बींगो के आने के बाद तो वो और ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। तो हंटर बैग उसके पास जाकर कहते हैं कि अगर तुम आगे भी मॉन्स्टर्स को हंट करोगे एज अ हंटर तो तुम्हें बींगो की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि वो अच्छा हीलर है लेकिन वो लड़ाई करना पसंद नहीं करता है। क्या तुम उसे आजाद कर सकते हो। जिन्हों से कहता है कि इससे मुझे डेड गेट वाली इंसिडेंट की याद आती है। उस दिन भी तुमने मुझसे बिना पूछे मेरे कंधे पर हाथ रख दिया था, लेकिन इस बार बात अलग है। इस बार तुमने मुझे ऑर्डर नहीं दिया है बल्कि कुछ ऐसी बात कही है जो कि मैं मान सकता हूँ। और सच बताऊं तो मैं भी इसी बारे में सोच रहा होता। इसके बाद में बींगो को रिलीज कर देता। जापान का जो हंटर एसोसिएशन का चेयरमैन होता है वो गुस्सा हो रहा है कि आगे का कोरिया के हंटर्स अभी भी जिंदा कैसे हैं। तो उसे बताया जाता है कि कोरिया के एक नया हंटर आने के बाद में वो उस मॉन्स्टर को मार देता है और उसी के बाद में सब बच जाते हैं। तो पूछता आखिरकार वो वहां पर आया कैसे, क्योंकि वो तो रेड में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा होता है। तो उसको बताया जाता है कि उन लोगों को भी इसका जवाब नहीं पता है, क्योंकि रेडिंग बता रही है कि बिल्कुल अचानक से वहां पर आ जाता है। अभी जेजू वैली की रेड में उन लोगों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों ने टोटल 10 एस रैंक हंटर इस रेड में भेजे थे, जिसमें से गिनती के 30 एस रैंक हंटर लौट कर आए हैं। सामने वाला पर्सन चेयरमैन से पूछता क्या आप अभी भी प्लान नंबर 9 को करना चाहते हो, क्योंकि अगर और ज्यादा लोग मारे गए तो हम खुद की अपनी कंट्री में जो गेट्स आएंगे उनको संभाल नहीं पाएंगे और ग्लोबली भी उनकी ताकत बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो चेयरमैन कहता है हम वापस जा रहे हैं, अभी के अभी सभी हंटर्स को वापस जाने का ऑर्डर दे दो। और जेजू आइलैंड में भी अब जब क्वीन मर चुकी है तो जितने भी एंड्स है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं और सामने जो भी उन पर हमला करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे इतने भी हंटर्स हैं वो सभी कोशिश कर रहे हैं कि ये सब एंड्स मेन लैंड पर नहीं पहुंचे। और कोरिया के जो एसलिंग हंटर्स हैं वो भी चॉपर को यूज कर यहाँ से निकल रहे हैं। तो एक इंसान वहां पूछता है कि पर्सन वहां पर पूछता है कि हंटर सब दिन में यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। तो वो बताता है कि नहीं वो नहीं आ रहा है, वहीं पे रुक रहा है ताकि वहां पर जितने भी एक्स और एंड्स है उन सबको वो खत्म कर सके। और उससे खुद ये बात कहते हुए अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इस समय सबसे सारा पावरफुल इंसान वही है और वो लोग वापस से उसके रास्ते में ही आएंगे इस काम में। हंटर चाबी हील तो हो चुकी है लेकिन शायद से उनको मेडिकल टीम की अभी भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो उनको भी जल्दी से जल्दी ले जाना चाहते हैं। और सिर्फ जिनको भी जो भी एंड्स बचे उनको मारने में और अनहैच्ड एग को खत्म करने में लगा हुआ। और सरप्राइजिंगली जो एग अभी फूटे भी नहीं है उनमें से भी उससे एक्सपीरियंस मिल रहा है। और एंड्स को मारते मारते उसे पता चलता है कि वो 100 लेवल का हो चुका है। अब वो बाकी सब काम अपने बाकी सब सोल्जर्स के ऊपर छोड़ देता है और एंड किंग के पास चले जाता है। अब एंड किंग मर चुका है लेकिन अभी भी उसके ऊपर से थोड़ा बहुत ऑरा आ रहा है और उसके ऊपर वो अपनी शैडो एक्सट्रैक्शन की स्किल को यूज करता है। स्किल को यूज करने के बाद अजीब सी काली दी जगह पर वो पहुंच जाता है जहाँ पर वो कुछ भी फील नहीं कर पा रहा है। उसे लगता है कि शायद से उसकी स्किल में कुछ गलती हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ देर बाद वो वापस आ जाता है और वो देखते हैं एंड किंग भी शैडो सोल्जर बनना है। उसे तो ऐसा लग रहा था कि शायद से वो फेल हो गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब एंड किंग शैडो सोल्जर बनने के बाद में वो बाकी एंड्स के पास भी जा ही रहा होगा तभी उसके पीछे से आ जाती है मेरे महाराज। जिस सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है और वो पूछता है एंड किंग से कि क्या तुमने अभी भी बोला। तो वो कहता है हाँ महाराज वो मैं ही था। तो जिनको उसकी रैंक चेक करता है तो उसकी रैंक होती है जनरल रैंक, जो कि उसने पहली बार देखी थी। उसे लगता है शायद से उसकी रैंक ज्यादा ऊपर है इसलिए शायद से वो बोल पा रहा है। तो वो उससे पूछता है तुम्हें मानने वाला भी मैं ही था तो क्या फिर भी तुम मुझे सर्व करना चाहते हो। तो एंड किंग यहाँ पे कहता है मैं मारा नहीं गया था बल्कि आपके हाथों से मेरा पुनर्जन्म हुआ है और ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है और आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। तो प्लीज मुझे नाम दीजिए। जिन्हों उसे नाम देता है बेरू। और बाकी सब एंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो एंड्स होती हैं जो कि उस आइलैंड से निकल चुकी है वो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस तक भी पहुंच चुके हैं और अब बाकी सब एंटर्स उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इन सभी को जिन्हों बेरू भी देख सकते हैं। तो बेरू जिन्हों को पता है अभी भी 4000 से ज्यादा एंड्स बच गए हैं। तो जिन्हों बेरू को ऑर्डर देता है कि क्या तुम उन सभी को मार सकते हो और बेरू यहाँ पर कहता है महाराज अगर आप यही चाहते हो तो वही होगा। वो वहां से निकल जाता है। कुछ देर बाद हमें जिन्हों के कुछ पुराने साथी दिखाई जाते हैं जो कि लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस में उन एंड्स को मार रहे होते हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही
उनके ना ध्यान देने की वजह से वो मरने ही वाले होते, तभी वो देखते हैं कि जो एंट उन पर हमला कर रहा था वो मर चुका है। वो समझ नहीं होते कि यहाँ पे क्या हुआ। तभी उन्हें ब्लू लाइट दिखाई दे रही है जो कि सभी एंट्स को मारते हुए जा रही थी, और वो समझ जाते हैं कि इसी ब्लू लाइट ने उसे बचाया है। और वहाँ पे जो फीमेल लेडी होती है वो तो तुरंत समझ जाती है ये कोई और नहीं जिन्हो ही है। चौपर बैठ के जो ऐसे एंटर यहाँ से निकले तो उन्हें भी यहाँ से निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि एंड्स उन्हें जाने ही नहीं दे रही है। अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेज बैठा है जो कि निकलने की कोशिश कर रहा है बैरियर के थ्रू, लेकिन उसका बैरियर भी कमजोर होते हुए जा रहा है और वो भी कमजोर हो चुका है। अब भाई बाकी जो हंटर्स है वो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो हवा के ऊपर है। अब कुछ देर बाद उसका बैरियर भी टूट जाता है और वो समझते हैं कि वो होप्स खोज के तभी वहाँ पर हमारा हीरो आ जाता है। इस रेड के एंड में जितनी भी हंटर्स उन एंड्स को रोक रहे थे वो कामयाब रहते हैं और बाकी जो एंड्स होती है वो भाग जाती है वहां से। जितने भी ऐसे हंटर इस रेड में गए थे वो सेफ वापस आ जाते हैं। हंटर चार्ज जिसको गहरी चोट लगी थी उन्हें भी हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया गया है। और इस रेड में भली कैजुअलिटी बहुत ज्यादा हुई थी, बहुत लोग मारे गए थे, लेकिन इन दी एंड ये रेड एक सक्सेस साबित होती है। इस रेड के कुछ दिनों बाद ही एक बहुत बड़ा मेमोरियल रखा जाता है जिसमें जितने भी लोग मारे गए थे उनको सम्मान दिया जाता है। सभी लोग यहाँ पर उनको रिस्पेक्ट देने आ रहे हैं। उसी दौरान यहाँ पर जिन्वू भी आता है। अब जिन्वू तो यहाँ पर रिस्पेक्ट देने आया है, लेकिन जिन्वू के बारे में यहाँ पर लोग दो तरीके से बात कर रहे हैं। एक तो वो है जो कि जिन्वू को इस समय सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भी है जो कि ये कह रहे हैं कि अगर जिन्वू वहाँ पर जल्दी आ जाता तो इतने लोग नहीं वहाँ पर मारे जाते। पर जिन्वू के वापस जाते समय हंटर मियाक उससे कहता है कि अपनी गर्दन को हमेशा ऊंची रखना है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। याद रखना कि वो तुम ही हो जिसने इस ट्रेजेडी को खत्म किया था। मेमोरियल से जब जिन्वू लौट रहा होगा तभी चेयरमैन उसको मिलते हैं जो कि उसको लेके चले जाते हैं और उसको पर्सनली थैंक्स करते हैं इस रेड को खत्म करने के लिए। तो जिन्वू यहाँ पर कहता है कि नहीं, अगर मैं उस रेड में पहले पार्टिसिपेट कर लेता तो शायद से भी बच सकता था। चेयरमैन से कहते हैं पर तुम्हारी वजह से इस कंट्री के 5 ऐसे रैंक कंट्री और देश के कई लोग बचे हैं, तो इसके लिए हम ध्यान रखेंगे कि तुम्हें अच्छे से अच्छा इनाम दिया जाए। पर चेयरमैन यहाँ पर सिर्फ यही बात करना नहीं चाहते थे, उनके मन में एक और बात थी। अब ये जो जेजो आइलैंड की रेड हुई है उसमें जिन्वू की जो पावर है वो इंटरनेशनली सभी को पता चल चुकी है। तो इसका मतलब बहुत से लोग अब जिन्वू को अकेला नहीं छोड़ेंगे, उसको बहुत से लोग अप्रोच करेंगे। तो चेयरमैन उससे पूछना चाहते हैं कि आखिरकार जिन्वू अपनी इस ताकत का इस्तेमाल कहाँ करना चाहता है और कैसे करना चाहता है। तो जिन्वू यहाँ पर बताता है कि मैं अब खुद की गिल्ड बनाने के बारे में सोच रहा हूँ। उसके बाद हमें कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि जेजो आइलैंड में ये देखने गए कि वहाँ पे कुछ एग्स या फिर कोई एंड्स रह तो नहीं गए, और जो यहाँ पे चेक करने आया है वो यही इंसान है। आपको ये इंसान तो याद ही है ना, अपने जूनियर्स के आगे भाई साहब ये लंबी लंबी फेंक रहा है। तभी वहाँ पे एक हंटर टाइप का इंसान सा आता है जो कि थोड़ा दिखने में अजीब लग रहा होता है। लोग उससे पूछते क्या कर तू है कौन, लेकिन मुझे लैंग्वेज का यूज कर रहा था वो उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे हमें एक हाथ दिखाया जाता है जो कि चुटकी बजाता है। उसके बाद वो सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। बॉन्टी टाइप इंसान से पूछते कि तुमने उसके साथ क्या किया, तो बताता है कि मैंने सिर्फ उनको सुलाया है। तभी वो लोग आपस में बात करते हैं, कन्फर्म हो चुका है जी उसी की पावर है। लेकिन कितनी अजीब बात है, वो इंसानों की मदद कर रहा है। तो वो आपस में बात करता है कि हाँ वो अजीब हमेशा से अजीब हरकतें करते हुए आया है। और टाइप का इंसान उनसे कहता है कि अगर तुम उसको देखना चाहते तो तुम जा सकते हो। तो वो बताता है कि नहीं, हमें आगे भी बहुत सारा मौके मिलेंगे, तो अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद में वो दूसरा इंसान भी चले जाता है। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि ये बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए ये इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हैं। पर उनको ये बात नहीं मिलती कि उनकी बातों को कुछ सुन रहा था। उसके बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि अपने साथी पुराने वाले साथी जिन्वू से बात कर रहा है कि उसे चेयरमैन से अपनी गिल्ड का अप्रूवल मिल चुका है। तो वो उससे कहता है कि ठीक है, तो मैं जल्दी से जल्दी एक ऑफिस ढूंढता हूँ। और ऑफिस ढूंढने से पहले ही हमें यहाँ पे पहले ही मेंबर मिल चुका है। मैं इस लड़की की बात कर रहा हूँ। कुछ देर बाद उसे एक और कॉल आता है जो कि चेयरमैन गोका होता है, जो कि उसे बताता है कि इस हाईवे के नीचे एक बी रैंक गेट आ चुका है और वो लोग हंटर्स को अरेंज कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। जिन्वू उनसे पूछता है तो क्या फिर मैं चले आऊँ। तो उसके बाद वो वहीं पे चले जाता है और वहाँ पर लोगों से बोलता है कि मैं ऐसे रैंक हंटर जिन्वू हूँ। और वहाँ पर जो पर्सन होता है वो उनसे बोलता है कि बाकी के लोग भी आ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने उनसे कहता है कि नहीं मैं अकेला ही काफी हूँ। उसके बाद में गेट के अंदर चले जाता है। लेकिन गेट के अंदर जाने के बाद में पता चलता है कि वो एक रेड गेट है। अब ये तो समझ ही चुका है जिन्वू को यहाँ पे समय लगने वाला है, तो वो जल्दी से जल्दी से खत्म करना चाहता है। तो उसको अपने बुलाता है, हमला करने के लिए कह देता है और वो अपने तैयार हो चुका है नेक्स्ट टारगेट के लिए। यहाँ पे हमें हंटर चाबी दिखाई जाती है, क्योंकि जेजो आइलैंड के रेड के दौरान समझ चुके कि अभी भी वो बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, वो से भी अभी भी उसको सीखना है। और ये सब बातें उसने जिन्वू से सीखी और वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहती है ताकि एक दिन वो जिन्वू के बराबर ही कर सके। सो गाइस, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मेरी वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।